Recording in progress. तो हम लोग ने यहाँ पर इसकी नेमिंग देखी थी, ठीक है। अब नेमिंग के बाद में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वार्नर कॉम्प्लेक्सेस। मैंने आपको बताया था फादर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड कौन है, एल्फ्रेड वार्नर। तो इन्होंने कुछ एक कॉम्प्लेक्सेस की स्टडी करी थी, कॉम्प्लेक्स यानी कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की स्टडी करी थी, उन्हें वार्नर कॉम्प्लेक्स कहा जाता है और यहीं से उन्होंने कंक्लूजन निकाला था। एक्चुअल में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड को लिया, COCl3 को, और इसे रिएक्ट कराया, रिएक्टेड विथ अमोनिया। इसकी अमोनिया के साथ में रिएक्शन कराई और जो अमोनिया का अमाउंट था इन्होंने ये अलग अलग रखा, ठीक है। कभी बहुत कम रखा, फिर उससे ज्यादा रखा, फिर उससे और ज्यादा रखा, फिर उससे और ज्यादा रखा। तो इन्होंने ये देखा कि जो कंपाउंड मिल रहे थे उनका बेसिकली यहाँ पर जो कलर था वो अलग अलग आ रहा था, मतलब वो अलग अलग कंपाउंड बना रहा था, वो अलग अलग कंपाउंड बना रहा था, ठीक है। तो जैसे उन्होंने पहले रिएक्शन कराई COCl3 की बहुत ज्यादा एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ, तो उन्होंने देखा कि ये आपके 4 आइंस दे रहा था। कितने आइंस दे रहा था, और ये आइंस का पता कैसे लगाया? तो आइंस का उन्होंने पता ऐसे लगाया, हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा था, तो जो एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट था ना, उसके बेसिस पर उन्होंने आइंस का पता लगाया, इसमें कितने आइंस, ठीक है। हमने इतना डाला है तो कितना एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, तो उन्होंने जेड फैक्टर को निकाला। तो जेड फैक्टर समझ में आया कि 4 आइंस दे रहा था, तो 4 आइंस दे रहा था, तो उन्होंने कहा इसका ये फॉर्मूला होगा। कैसे होगा अभी आगे मैं आपको समझाता हूँ। फिर उन्होंने थोड़ा सा NH3 को कम लिया, तब देखा ये 3 आइंस दे रहा था, 3 आइंस, ठीक है। तो उन्होंने कहा इसका फॉर्मूला ये होगा .5NH3। फिर थोड़ा और कम कर दिया, COCl3 4NH3, और ये 2 आइंस दे रहा था, ठीक है ना। फिर थोड़ा और कम किया, COCl3 .3NH3 ये बनाता है, और यहां से कोई भी आइंस नहीं मिलते हैं, नो आइंस, कोई भी आइंस यहां से नहीं, ठीक है ना। और यहाँ पर कितने आइंस मिल रहे हैं ये उन्होंने पता लगाया ऑन बेसिस ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, याद है ना ये वाला टॉपिक, तो कैसे निकालते थे, ठीक है। और फिर इन्होंने यहाँ से एक वार्नर थ्योरी बनाई, ठीक है। इसकी स्टडी करी और स्टडी करने के बाद में उन्होंने एक थ्योरी बनाई जिसे उन्होंने कहा वार्नर थ्योरी। ये थ्योरी ये कहती है कि बेसिकली जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके पास में 2 टाइप की वैलेंसीज होती है। सेंट्रल मेटल एटम हैज 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, 2 टाइप की वैलेंसीज होती है। पहली होगी आपकी प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। और ये दोनों वैलेंसी को फुलफिल करने का काम किसका रहता है? सेंट्रल मेटल एटम का रहता है, ठीक है। मान लो जैसे एक आदमी है, वो पिता है, उसका एक बेटा है और एक बेटी है। तो वैलेंसीज यानी कि उनकी डिमांड्स हैं बच्चों की जो उसे पूरी करनी है, तो दोनों की डिमांड पूरी करेगा, कैसे भी करेगा, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही ये है कि प्राइमरी वैलेंसी होती है और सेकेंडरी वैलेंसी होती है। अब ये प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के थोड़े से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है
ये हमेशा सेटिस्फाइड होती है, सेटिस्फाइड विथ नेगेटिव चार्ज। ये हमेशा नेगेटिव चार्ज से सेटिस्फाइड होती है। ये किसने कहा था? वार्नर ने। ठीक है। और ये वैलेंसी हमेशा आयनिक बॉन्ड की होती है। किसकी होती है? आपको मालूम है आयनिक बॉन्ड कहाँ होता है? बड़े ब्रैकेट के बाहर। तो अब हमें मालूम है, क्या मालूम है? कि आयनिक बॉन्ड में पॉजिटिव वैलेंसी भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पर वार्नर ने जब ये खोजा था तो उन्होंने अपने कंपाउंड के हिसाब से किया था और उन्हें नेगेटिव ही नजर आया था। तो उन्होंने तब ये कह दिया था कि भैया ये हमेशा सेटिस्फाइड होती है किससे? नेगेटिव वैलेंसी। थोड़ा सा इसमें करेक्शन होने की जरूरत है। पर अपन वार्नर थ्योरी पढ़ रहे हैं, वार्नर थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो फिर वार्नर की बात को मानकर चलना पड़ेगा। उसने कैसे डिसाइड किया था, कैसे नहीं किया था, है ना? तो और दूसरी बात क्या होती है, इसमें आयनिक कंपाउंड, ये आयनिक बॉन्ड होता है इस वैलेंसी से, और ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाती है। कंप्लीटली क्या हो जाती है भैया? डिसोशिएट हो जाती है। जैसे ही हम इसे पानी में डालेंगे, ठीक है, तो ये डिसोशिएट हो जाता है। आयनिक बॉन्ड वाले पूरे के पूरे टूट जाते हैं पानी के अंदर, हमने देखा भी। नेक्स्ट बात, ये नॉन डायरेक्शनल होती है। नॉन डायरेक्शनल का मतलब समझ गए, है ना? आयनिक बॉन्ड में मालूम है नॉन डायरेक्शनल होते हैं। Na पॉजिटिव पर Cl कहीं से भी चिपके, वो कोई भी फर्क नहीं डालता है, ना शेप का फर्क डालता है, और हमेशा NaCl ही बनता है। तो ये भी किसी भी एंगल से लगे, ये किसी भी एंगल से लगे, है ना? कौन? प्राइमरी वैलेंसी वाले, किसी भी एंगल से लगे, इससे कोई मतलब नहीं होगा, कंपाउंड वही का वही रहेगा। तो नॉन डायरेक्शनल, एंड इट इज शोन बाय, रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस। इसे डॉटेड लाइन से दिखा। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अभी समझ में आएगी और अच्छे से। फिर सेकंड आते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है, इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव एंड न्यूट्रल चार्ज। न्यूट्रल से भी हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज से भी हो जाएगी सेकेंडरी वैलेंसी। और अब हमें मालूम है पॉजिटिव चार्ज से भी, क्योंकि पॉजिटिव लीगेंड भी तो होते हैं, है ना? तो पॉजिटिव चार्ज से भी ये हो सकती है, पर उस टाइम पर नेगेटिव और उन्हें न्यूट्रल चार्ज दिखाई देती है। सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल्स टू, सेकेंडरी वैलेंसी किसके बराबर होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। मतलब इससे ही समझ जाओ, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है उसे बनाने के लिए कौन है? सेकेंडरी वैलेंसी। और आयनिक बॉन्ड को बनाने के लिए कौन है? प्राइमरी वैलेंसी। तो जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, यानी जितने लोन पेयर आएंगे उतने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, और जितने लोन पेयर आते हैं उसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बन रहे हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जितने बन रहे हैं या जितना भी कोऑर्डिनेशन नंबर है, वही सेकेंडरी वैलेंसी, वही सेकेंडरी वैलेंसी होती है। ठीक है? तो इट फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है? डू नॉट डिसोशिएट, ये डिसोशिएट नहीं होते हैं। और नॉन आयोनाइजेबल, या ये आयोनाइजेबल नहीं है। मैंने बताया था ना, जो ब्रैकेट के अंदर रहते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखते हैं, ठीक है, और ये अपने आप को तोड़ते नहीं। नेक्स्ट बात होती है, ये सब कैसे होते हैं? ये होते हैं डायरेक्शनल। डायरेक्शनल होता है ये वाला बॉन्ड। मैंने बताया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज जस्ट लाइक अ कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी डायरेक्शनल होता है। यानी शेप को यही डिफाइन करेगा, कोऑर्डिनेट कंपाउंड का क्या शेप है, हमने आपको बताया था। शेप, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कौन सा शेप है, कौन डिफाइन करेगा? सेकेंडरी वैलेंसी डिफाइन करेगी। इट इज शोन बाय
कंटिन्यूअस लाइन, वो डॉटेड लाइन से शो हो रहा था, ये कंटिन्यूअस लाइन से शो हो रहा है। अब जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था, इस सेंट्रल मेटल एटम just like a father, he has to fulfill both the balances. Central metal atom has to fulfill both the primary and secondary valency. दोनों ही वैलेंसी को बनने का काम किसका है, सेंट्रल मेटल एटम का है। ठीक है, अब देखें कैसे। हम लोग पहला केस उठाते हैं, तो पहला केस हम लोग उठाएंगे COCl3.6NH3 का। भाई पहले से ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा जाता था, तो बाद में ये रूल्स आए, पहले तो कंपाउंड को ऐसे ही लिखा जाता था। ठीक है, फिर उन्होंने ये समझाया, तब जाकर रूल्स बने कि भाई ब्रैकेट लिखो, फलाना लिखो, ढिकाना लिखो। अभी तो उन्होंने ऐसे लिखा था, अब ऐसे लिखा था तो उन्होंने कहा भैया ये है कोबाल्ट, ये है कोबाल्ट, और कोबाल्ट क्या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है, यानी 6 इसकी क्या बन जाएंगी, सेकेंडरी वैलेंसी। तो 6 कैसे बनेगी, क्योंकि ये डायरेक्शनल होता है, तो 6 कैसे बनाते थे, एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा और एक ऐसे जाएगा। 6 को बनाने का तरीका मैंने बताया था, ऑक्टाहेड्रल शेप होता है, ऐसे लेते हैं हम इसे, पहले को यहां लगाया, दूसरे को नीचे लगाया, फिर ये और फिर ये। याद आया नहीं आया, ये आपका क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। और किसी को नहीं भी मालूम हो तो बस इसे याद कर लो, ये हमेशा ऐसे ही बनेगा। भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दो ही तो है हमारे पास, सिलेबस में 2 ही तो है, तो 6 के लिए हमेशा याद कर लो। 6 वैलेंसी ऐसे लगे और इनका डायरेक्शन फिक्स रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही लगेंगे, बिल्कुल ऐसे ही लगेंगे, इसे कहीं भी नहीं लगा सकते। अब जो आयनिक बॉन्ड है, क्या है, आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड होता है नॉन डायरेक्शन, और नॉन डायरेक्शनल होता है, कैसा होता है, ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल होती है, उसे आप कहीं पर भी लगा सकते हो। और उसे हम किससे शो करते हैं बेटा, डॉटेड लाइन से। कहीं पर भी लगा दो, ये लगा दिया हमने एक, ये लगा दिया दूसरा, और ये हमने लगा दिया तीसरा। अब आप कहोगे प्राइमरी वैलेंसी हमें कैसे मालूम चलेगी, कितनी है, ये कैसे मालूम चलेगी। तो ऐसा है, कोबाल्ट पर चार्ज निकाल लो, +3 चार्ज है ना, तो -3 आ जाएगी आयनिक बॉन्ड में, उसके चार्ज के बराबर ही तो आती है। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, चार्ज की वजह से ही तो बनता है। अरे भैया Al पर +3 है, क्लोरीन कितने लगाएंगे, इस पर -1 होता है, इसे इंटरचेंज करके तो बनाया जाता है AlCl3। समझ में आ गई ये बात, नहीं आई है, तो ऐसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो लो अब हम इसे फॉर्मूले से बना ले रहे हैं। हमने लिखा, चलो ऐसे ही सॉल्व करके दिखा रहे हैं, COCl3.6NH3। NH3 पर हमें क्या मालूम है, चार्ज होता है, 0 चार्ज होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है। टोटल कंपाउंड पर कितना चार्ज है, 0 है, NH3 पर 0 है, प्लस क्लोरीन पर -1 होता है और ये 3 है, कोबाल्ट पर निकालना है आपको, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, +3 हो गया कि नहीं, यही इसकी प्राइमरी वैलेंसी है, यही इसकी प्राइमरी वैलेंसी है। तो प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है कितना चार्ज मौजूद है सेंट्रल मेटल एटम पर, वो प्राइमरी वैलेंसी होती है। इज इट क्लियर, ठीक। तो देखते हैं भाई, अब देखो वार्नर कॉम्प्लेक्सेस में आपको मालूम है, क्या मालूम है कि सेकेंडरी वैलेंसी नेगेटिव से भी और न्यूट्रल से भी सेटिस्फाइड हो जाती है। ठीक है, न्यूट्रल से भी हो जाती है और नेगेटिव से भी, लेकिन प्राइमरी वैलेंसी को क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज ही चाहिए। क्या चाहिए, तो नेगेटिवली चार्ज कौन है इनमें, क्लोरीन है, तो भैया नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन है, तो पहले तो क्लोरीन को यहां लगा दो, तीनों को दे दो,
अब कौन बचा हमारे पास, NH3 बचा है, तो भैया NH3 को यहां लगा दो, 6 NH3 बचे है ना, और इस तरीके से ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हो गया भैया, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं। और आयनिक बॉन्ड कैसा होता है, आयोनाइजेबल होता है। तो जब ये टूटेगा तो ये कैसे टूटेगा, इसके टूटने की प्रोसेस को भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अब हमने इसे मॉडर्न वे में लिख दिया, NH3 का होल 6। जो सेकेंडरी वैलेंसी वाले होते हैं उन्हें कहाँ लिखा जाता है, ब्रैकेट के अंदर, और जो प्राइमरी वैलेंसी होता है उसे ब्रैकेट के बाहर। तो 3Cl बाहर आ गए। अब इसे आप पानी में डालोगे तो पानी में डालने पर कैसे टूटेगा, ये अलग पार्ट हो जाता है। तो CONH3 का होल 6 और ब्रैकेट पर कितना आ जाएगा, +3, और ये क्या दे देगा, 3Cl नेगेटिव दे देगा। तो अब देखो कितने आयंस हो गए, 3 आयंस तो ये हैं और 1 आयन ये है, टोटल आपको कितने आयन मिले, 4 आयंस मिले। देखो इनकी बात सही निकल गई कि नहीं, टोटल आपको कितने आयंस मिल गए, 4 आयंस मिल गए। कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। और शेप कैसा हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल शेप हो जाएगा, इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। और इसका जो कलर था इस कंपाउंड का, वो येलो कलर था। कैसा कलर था, चलो येलो सही है, येलो कलर, ठीक है। तो इसीलिए इस कंपाउंड को हमने नाम दिया था ल्यूटिया करके, कुछ ल्यूटियम करके इस कंपाउंड का नाम। ल्यूटिया मीन्स होता है येलो। 10th में अगर बायो पढ़ी हो तो आपका जो आंख के पीछे एक स्पॉट होता था, एरिया ऑफ एक्यूट विजन, उसे हम बोलते थे मैक्यूला ल्यूटिया। तो ल्यूटिया कहीं वर्ड लगता है तो उसका मतलब होता है येलो, लैटिन में, ठीक है, याद रखना। नहीं पढ़ा था, एरिया ऑफ फोबिया सेंटिलिस भी कहते थे उसे, मैक्यूला ल्यूटिया भी कहते थे, या येलो स्पॉट भी कहते हैं। चलो अब देखते हैं हम लोग इसका दूसरा कंपाउंड। ये तो था पहला कंपाउंड, अब हम लोग देखते हैं दूसरा कंपाउंड। दूसरा हमारा जो कंपाउंड है वो था COCl3.5NH3। आ जाओ भैया, कोबाल्ट कहाँ है, ये आ गए। कितनी वैलेंसी है भैया, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, 6। कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा 6 होती है बेटा, 5 नहीं होती। बिल्कुल वैसे ही बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया। प्राइमरी वैलेंसी कितनी है भैया, प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, 3 है। 3 है कि नहीं है, अच्छा 3 है। तो अब हमारे पास में 3 प्राइमरी वैलेंसी हमें बनाना है। तो पहले तो हम क्या कर दें, जितने भी न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल तो प्राइमरी वैलेंसी में नहीं लग सकते ना, वो तो सेकेंडरी वैलेंसी में लगते हैं। तो पहले न्यूट्रल वालों को यहां लगाई दो भैया, NH3 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 NH3, और क्या कर दिया, NH3। अब हमारे पास तो ये 5 ही है, छठवें का क्या करें, तो मजबूरी है, क्लोरीन को लगाना ही पड़ेगा, मैं लगा दिया क्लोरीन को, ठीक है। अब ये बताओ इसमें सेकेंडरी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, 3 है। अरे 3 ही तो होती है कि नहीं, होती तो 3 है ना, तो इसे तो कहीं भी लगा सकते। एक तो हमने ये लगा दिए, दूसरी ये लगा दिए, पर हमारे पास में क्लोरीन कितने बचे, 2 ही बचे। तो तीसरी वैलेंसी का क्या करें, तो मैंने क्या कहा था, इट एक्ट लाइक अ फादर। अब आपके पास है या नहीं है, पापा को तो व्यवस्था करनी है कुछ ना कुछ करके, है ना। तो वो क्या करेगा, क्या करेंगे, तो वो करते ये हैं कि यहाँ पर जो Cl है, Cl डुअल रोल प्ले करता है। ये प्राइमरी वैलेंसी का भी करेगा और सेकेंडरी वैलेंसी का भी रोल प्ले कर देगा। ये डुअल रोल प्ले कर देगा, ये दोनों वैलेंसी से लग रहा है, ठीक है। तो देखो अब प्राइमरी वैलेंसी भी क्या हुई, NH3 डुअल रोल नहीं कर सकता, क्योंकि बाहर आयनिक स्फीयर में तो नेगेटिवली चार्ज चाहिए, न्यूट्रल तो नहीं चाहिए ना। तो बेचारा बचा कौन, बलि का बकरा, यही बनेगा। तो इसने डुअल रोल प्ले कर। अब देखो प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, आयोनाइजेबल,
और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? नॉन आयोनाइजेबल। तो अब क्या होगा इस Cl का, बताओ ये आयोनाइजेबल है कि नॉन आयोनाइजेबल? अब ये टूटेगा या नहीं टूटेगा? तो आयनिक बॉन्ड तो इसे तोड़ देता है, आयोनाइजेबल होता है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसे नहीं टूटने देगा। तो कुल मिलाकर ये नहीं टूटेगा। क्या होगा? नहीं टूटेगा। अब ये आयोनाइज नहीं होगा, ठीक है? तो ये पार्ट कैसा हो गया? नॉन आयोनाइजेबल हो गया। कैसा हो गया? कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया है नॉन आयोनाइजेबल। ठीक है, तो अब अगर हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? तो CO NH3 का होल 5, और एक Cl को अब अंदर ही डाल देंगे क्योंकि ये नॉन आयोनाइजेबल है, और 2 Cl यहां लग गए। तो इस Cl ने ड्यूअल रोल प्ले कर दिया, और आप इसे जैसी पानी में डालोगे तो ये क्या देगा? CO NH3 का होल 5 Cl, और यहां क्या आ जाएगा? +2। तो यहां पर क्या आ जाएंगे? 2 Cl नेगेटिव। यानी यहां पर कितने आयंस मिल रहे हैं आपको? 3 आयंस। ठीक है, और इसका कलर जो रहता है वो रहता है रोज कलर। ठीक है, रोज कलर कब होता है? विथ हाइड्रेटेड, जब ये हाइड्रेटेड होता है। ठीक है, हाइड्रेटेड में क्या फॉर्मूला बनाएगा? COCl3.5NH3.H2O। वाटर ऑफ हाइड्रेशन लगाओ, और अगर वाटर ऑफ हाइड्रेशन नहीं लगा है तो ये देता है पर्पल कलर। जब ये कैसा रहता है? नॉन हाइड्रेटेड रहता है। ठीक है, तो मेनली आप पर्पल कलर याद रखो, ये मेन नॉन हाइड्रेटेड। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है थर्ड, COCl3, और हमने NH3 को और कम कर दिया, कितना? 4 कर दिया। ठीक है, तो यहां पर अब ये कैसे बनाएगा? तो उम्मीद है आप बना सकते हो, इसे बना सकते हो कि नहीं? कैसे बनाओगे? पहले 6 तो बना लो सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, अब यहां पर हमने ये लगा दिया, ठोक दिया है NH3। 4 NH3 को NH3 के सामने ही लगा देते। वैसे तो सारे बॉन्ड बराबर ही हैं ये। ठीक है, सारे बॉन्ड आपके ये बराबर ही हैं। अब 2 Cl लगाना है हमें, तो 2 Cl को हम कहाँ लगा देंगे? ये लगा दिया, और एक Cl काहे से आ जाएगा? आयनिक बॉन्ड से आ जाएगा, और ये आ गया ड्यूअल रोल। 2 Cl ने ड्यूअल रोल प्ले कर दिया। अब कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखोगे? CONH3 का होल 4, और फिर Cl2, और एक Cl बाहर। अब जैसी पानी में जाएगा, CONH3 का होल 4 Cl2 +1, और यहां पर क्या मिलेगा? 1 Cl नेगेटिव मिलेगा। यानी टोटल कितने आयंस मिले? 2 आयंस। और इसका कलर वॉयलेट और ग्रीन कलर, वही ग्रीन और वॉयलेट से मिलता हुआ। ठीक है, हल्का सा वैसा कलर आ जाता है। लास्ट है फोर्थ कंपाउंड, COCl3.3NH3। कैसे बनाओगे? ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। अब यहां पर क्या हो जाएगा? जो तीनों Cl है वो क्या कर देंगे? ड्यूअल रोल प्ले, और NH3 जो रहेगा वो सेकेंडरी वैलेंसी से लगेगा। ठीक है, तीनों Cl क्या कर रहे हैं? ड्यूअल रोल, यानी दोनों वैलेंसी को
सेटिस्फाई कर रहे हैं। कंपाउंड कैसे लिखोगे? CONH3 का होल 3 Cl3 और ये लग गया बड़ा ब्रैकेट। तो नो आयनाइजेशन, यहां पर कोई आयोनाइजेशन नहीं है। ठीक है, यानी 0 आयंस आपको मिले। कोई प्रॉब्लम इसमें? और इसका कलर ब्लूइश ग्रीन। ठीक है, ये कलर इसका। कोई प्रॉब्लम इसमें? उम्मीद अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये है आपके वार्नर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, कैसे क्या उन्होंने समझा? तो जब उन्होंने ये देख लिया कितने क्या आयंस मिल रहे हैं, और काय से देखा उन्होंने? एलिगेशन बॉइलिंग पॉइंट से देखा। तब उन्होंने कहा अब एक काम करते हैं, जो आयंस देते हैं यानी प्राइमरी वैलेंसी है उसे उठाकर ब्रैकेट के बाहर लिख दो, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसे ब्रैकेट के अंदर लिख दो। तो कुछ इस टाइप से ये कंपाउंड्स को लिखा जाता है। उम्मीद है समझ में आ गया। ठीक है, जब क्यों ब्रैकेट के अंदर वगैरह अपन लिखते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी जिसे हम बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। शॉर्ट में कहा जाता है VBT। ठीक है, देखो यहाँ पर एक बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, फिर उसके बाद में आपकी एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आएगी, है ना? अच्छा, कुछ पता है इसके बारे में? नहीं पता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी? नहीं पता है। जरा सा भी नहीं सुन रखा इसके बारे में? बस नाम ही सुना है। अच्छा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बहुत बड़ा फर्क है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये कहती है कोऑर्डिनेट कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसा कुछ होता ही नहीं है, जो कुछ होता है आयनिक बॉन्ड होता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये कहती है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कह रही है कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड वगैरह बनता है। ठीक है ना, दोनों ही अप्लाई। कुछ चीजों को ये एक्सप्लेन करती है, जिन चीजों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती है तो फिर वो एक्सप्लेन करती है। अभी समझ में आएंगी बातें, इसीलिए अपन को दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी एक थ्योरी पर रिलाई नहीं करना कि बस वो थ्योरी सही है या ये थ्योरी सही है। ठीक है, अब जैसे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आप क्या कर सकते हो? हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में तुम आ जाओगे और तुम उसकी मानोगे, तो वो तो कहता है आयनिक बॉन्ड है, और आयनिक बॉन्ड में क्या नहीं निकलेगा? हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकलेगा। परेशानी हो जाती है। ठीक है ना? नहीं, यहाँ पर मतलब समझना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि बस वो हाइब्रिडाइजेशन निकाल दे। वो बेसिकली ये जानना चाहते हैं आपसे कि आपने इस थ्योरी में क्या समझा, ताकि आप अंदर तक के एक आंसर दे सके। ठीक है, समझ में आएंगे आगे बातें। चलिए भाई, तो इसकी थ्योरी को अपन लोग देखते हैं। सबसे पहले बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड is formed by overlap of orbitals। ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से यहां पर सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब समझते जाना एक एक बार। ये है सेंट्रल मेटल एटम, इसका एम्प्टी ऑर्बिटल आएगा। कौन आएगा? और ये है लिगेंड, तो लिगेंड अपना एक ऑर्बिटल लेकर आएगा, और इस ऑर्बिटल में कौन रहेगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, पेयर रहेगा पूरा। और ये पेयर लाकर इस सेंट्रल मेटल एटम के साथ में क्या कर देगा? ओवरलैपिंग कर देगा। क्या कर देगा? ओवरलैपिंग कर देगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसी तो बनता है। कैसे बनता है? दोनों के दोनों पेयर किसके होते हैं? किसी एक के होते हैं दोनों से, है ना? तो लिगेंड हो गया कौन? एक लुईस बेस, और सेंट्रल मेटल एटम हो गया क्या? एक लुईस एसिड। और यहाँ इन दोनों के बीच में क्या बन गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसकी डायरेक्शन कहाँ की ओर होगी? एरो से दिखाया जाता है, और एसिड की ओर इसका हेड रहता है। तो सेंट्रल मेटल एटम एसिड है, और लुईस बेस जो है वो लिगेंड है।
तो ये इस टाइप से ये बॉन्ड बनता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये क्या कहता है, ये कहता है इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, all bonds lies at 90 डिग्री। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में तो सारे के सारे बॉन्ड कितने डिग्री पर होते हैं, मालूम है कि नहीं मालूम है, ये बताएं, पता है? नहीं, माहिरा से पूछ रहे। एंड ऑर्बिटल्स lies in the direction of bond। चलो उस बिटिया को मैं बता दूं। देखो बेटा, ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता है, विशाखा कैसे बनता है बेटा? ऑक्टाहेड्रल कभी भी बनाना है तो आप ये गोला खींचते हो, ये पूरा एक सर्किल है, ठीक है, ये पूरा एक सर्किल है। जैसे आपकी ये कॉपी है तो पूरा कॉपी में एक ही प्लेन है, तो इसके अंदर आपने कॉपी के अंदर सर्किल बनाया। आप कॉपी के बाहर की ओर, ऊपर की ओर आपने एक बॉन्ड को खींचा, और एक कहाँ खींचा बेटा, नीचे की ओर। तो ये अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन हो गया कि नहीं हो गया, है ना? अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये लगा दिया हमने सेंट्रल मेटल एटम, और एक बॉन्ड ये जा रहा है और ये जा रहा है, ये हो गए 4 बॉन्ड। अब देखो एक सर्किल कितने डिग्री का होता है बेटा, 360 का होता है। 360 को 4 पार्ट में डिवाइड करो, 90 डिग्री हो गया ना। तो हर एक कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। और ये ऊपर वाला भी कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। तो ऑल एट 90 डिग्री, ठीक है। और हमने यहाँ पर क्या कर दिए बेटा, ये लिगेंड्स लगा दिए। एक मिनट, तो octahedral complex में all bonds lies at the 90 degree angle and orbital lies in the direction of bond, ठीक है। सारे लिगेंड को 90 डिग्री एंगल पर ही आना पड़ेगा। किस पर आना पड़ेगा, देखो यहीं से चमत्कार चालू होगा। वैसे टाइम हो रहा है और थोड़ा सा लंबा ये खिंचेगा, तो कल करा दें हम हमसे, तो फिर हमें पूरा समझाना पड़ेगा आपको डायग्राम।